बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने आपके सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से डिस्कशन किया था और आपको समझाया था कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बायर के एक्सपेंडिचर पे लग रहा है। चार्ज कौन कर रहा है? ऑब्वियसली सेल करने वाला, लेकिन सेल करने वाला बायर से कलेक्ट करके उसको टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा दे और अपना पिछली स्टेज पे पे किया हुआ जो इनपुट टैक्स है वो उसमें से एडजस्ट कर देगा। क्या ऐसा ही था? फिर मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल रखी थी, उस एग्जाम्पल की आपको एंट्रीज कंप्लीट करने के लिए कहा था। एंट्रीज वैसे आपके इसमें नहीं है, लेकिन कभी ना कभी अकाउंटिंग में आपको बनानी पड़ सकती है, तो आपको सेल्स टैक्स से रिलेटेड एंट्रीज बनानी भी आपको आनी चाहिए। यहाँ तक सबको बेटा बात क्लियर है? कंफर्म कीजिएगा मुझे आप सब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स आप अपने दिमाग में बिठा लें। ये जितने भी लोग थे इम्पोर्टर से लेकर रिटेलर तक, जितने भी लोग थे इम्पोर्टर से लेकर रिटेलर तक, जितने भी लोग थे इम्पोर्टर से लेकर रिटेलर तक थे, ये कहलाते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब जिनके जरिए चीज मार्केट तक पहुंचती है, इनको हम क्या नाम देंगे? सप्लाई चेन। क्या नाम देंगे इनको हम बेटा? सप्लाई चेन। यस। अच्छा, अब क्या आपने पिछले एग्जाम्पल में ऑब्जर्व किया कि हर बंदा जो गुड्स खरीद रहा था, वो जब गुड्स बेच रहा था तो वो खुद सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा था और उसमें से अपना पिछली स्टेज पे किया हुआ सेल्स टैक्स, जिसको हम इनपुट टैक्स कह रहे थे, वो एडजस्ट कर रहा था। क्या ऐसा था? इसका मतलब है ऐसा तभी हो सकता है जब सप्लाई चेन में हर बंदा सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या हो? रजिस्टर्ड हो। अगर आप सेल्स टैक्स पर्पस के रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप सेल्स टैक्स पर्पस के रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। जो आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। उसमें से जो अपना सेल्स टैक्स क्लेम करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट पूरे सेल्स टैक्स की क्या कहते हैं, की है। इस क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड की है, इस जो जो लॉ है आपका, इसकी की है। इसके पीछे यही प्रिंसिपल काम कर रहा है और ये प्रिंसिपल कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये एक ड्राइव प्रिंसिपल है जो ये पूरा लॉ पढ़ के समझ में आता है। ठीक है जी। वो प्रिंसिपल क्या है? इफ देयर इज आउटपुट टैक्स, if there is output tax, there is adjustment of input tax. If there is output tax, there is adjustment of input tax. अगर आउटपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा तभी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल पाएगी। और आउटपुट टैक्स आप कब चार्ज करेंगे? आमतौर पर जब आप क्या होंगे? सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते
तो आप अपना पिछली स्टेज पे पे किया हुआ इनपुट टैक्स भी एडजस्ट नहीं कर सकते। जुमला मुकम्मल करने लगा हूं। इफ देयर इज नो आउटपुट टैक्स, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अगर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं हो रहा तो आपको कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट भी फराहम नहीं की जाएगी। इफ देयर इज आउटपुट टैक्स, देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। If there is no output tax, there is no adjustment of input tax. क्या ये जुमला समझ में आता है बेटा? रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा आप सबको। क्या ये जुमला आपको समझ में आता है? जवाब दीजिएगा प्लीज। अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे तभी आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे लीगली, और अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो आप इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ठीक है जी। अब सवाल क्या है? why we are not able to charge आउटपुट टैक्स। सवाल है हम क्यों आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर पा रहे? तो इसके दो जवाब है। नंबर वन, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन। हम अगर कौन है टैक्स पर्पस के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टैक्स पर्पस के लिए, भले आप इनकम टैक्स के लिए क्या हो, रजिस्टर्ड हो, इनकम टैक्स आपको देना है, लेकिन जरूरी नहीं हर बंदा जो इनकम टैक्स देता है वो सेल टैक्स भी चार्ज करेगा। तो अगर आप सेल्स टैक्स के लिए क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यस और नो? तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और आप अपना इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर टू, एग्जाम्ड सप्लाईज। नंबर टू, एग्जाम्ड सप्लाईज क्या मतलब? क्या मतलब? आप ऐसी गुड्स बेच रहे हैं जिनको बेचते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करना, यानी ऐसी गुड्स जिनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना माफ कर दिया गया है। तो लिहाजा जब आप उन गुड्स को बेचेंगे तो आप, क्योंकि वो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, तो उनको बेचते वक्त कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उनका रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त या किसी भी स्टेज पर आपने इनपुट टैक्स पे किया था तो आप उस इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो बुनियादी बात क्या बोल दी मैंने? बड़ा सिंपल सा एक आपको फार्मूला बना के दे दिया। इफ देयर इज नो आउटपुट टैक्स, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। फिर अकाउंटिंग में आपको याद हो कि जब आपका सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल हो जाता है, और टैक्स लॉ के अंदर भी ये बात की थी हमने चैप्टर नंबर 14 में, कि जब आपका सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल हो जाता है तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। जरा इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करें इधर लाकर। तो अब तक जो हम अपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे
उसमें हम परचेज कॉस्ट में सेल्स टैक्स को शामिल नहीं कर रहे थे। हम परचेज को 100 रुपए से डेबिट कर रहे थे, लेकिन हम पेमेंट कर रहे थे 117 रुपए की। जो 17 रुपए हम ऊपर दे रहे थे उसको हम इनपुट टैक्स के नाम से, यानी सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स के नाम से हम डेबिट कर रहे थे, अगर आपको याद हो। यानी हम जब तक सेल्स टैक्स हमारे लिए क्या था, एडजस्टेबल था, हम उसको आउटपुट टैक्स में से हम उसको किसी भी चीज को खरीदने की कॉस्ट का पार्ट नहीं मान रहे थे। लेकिन अब जब अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे या हम जो गुड्स बेच रहे होंगे हमारे लिए बेचना क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, तो फिर जो भी सेल्स टैक्स हमने पिछली स्टेज पे पे किया होगा उसको हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। और ये कॉस्ट में सेल्स टैक्स का ऐड हो जाना इनकम टैक्स भी अलाउ करेगा, इनकम टैक्स भी अलाउ करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ करेगा। क्योंकि हम नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस को किसी भी खरीदी हुई चीज की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। अगर आपको याद हो, प्लीज कंफर्म कर दें यार। अगर मैं असल में आपके रिस्पांस के इंतजार में मैं स्लो 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 बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे रिस्पांस देते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा। आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, आप सब एक दूसरे के आसरे में बैठे रहे। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये स्टेटमेंट जहन में रख लें। इफ देयर इज आउटपुट टैक्स, अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हो तभी आपको इनपुट टैक्स एडजस्ट करने दिया जाएगा। अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते तो आपको इनपुट टैक्स भी एडजस्ट करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा सर, जब इनपुट टैक्स हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो इनपुट टैक्स जो हमने चीज खरीदते वक्त पे किया है वो हमारी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर वो हमारी प्रोडक्शन गुड्स की कॉस्ट को कर देगा, बढ़ा देगा, हमारी गुड्स की कॉस्ट को बढ़ा देगा। ठीक है जी, वो हमारी गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। पक्का भाई, क्लियर। आइए इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल और कवर करता हूँ। अगर आपने अभी मेरी बात समझ ली तो इंशाल्लाह आपको जो मैं डिस्कशन आपसे करने लगा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप ये वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम यानी आउटपुट में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करने का सिस्टम चलाना चाहते हैं तो इसका मतलब हर शख्स इस सप्लाई चेन में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन वैट every in VAT system every person in supply chain is supposed to be registered। क्यों भाई, why he should be registered, why he should be registered? ताकि वो आउटपुट टैक्स चार्ज करके अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर ले। इसलिए अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। जब वो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो वो इनपुट टैक्स भी क्लेम, बोले, क्लेम नहीं कर पाए। प्लीज, ऐसा है या नहीं? If there is output tax, there is adjustment of input tax. If there is no output tax, there is no adjustment of input tax। सिस्टम यही है, इस सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। रजिस्टर्ड हुए बगैर आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो आप अपना पिछली स्टेज पे पे किया हुआ इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। अब ये एक बड़ा टेक्निकल और मुश्किल काम है जिसमें आपको प्रॉपर इनवॉइस इशू करनी पड़ती है, पिछले जो परचेज होती हैं उसके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ताकि आप प्रॉपर आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का पैसे क्लेम कर सके। यहाँ पाकिस्तान में लोग जो हैं वो प्रॉपर इनकम टैक्स पे नहीं करते। तो आप क्या ख्याल है, क्या वो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए
रजिस्टर्ड हो जाएंगे आसानी से? आप बताइए। तो एक इम्पोर्टेड निज़ाम हमने लाकर क्या कर दिया, अपने इकोनॉमी के ऊपर फिट कर दिया। लेकिन जैसे इटली से पिज्जा आने के बाद पिज्जा जो है वो यहाँ पर चिकन टिक्का बन गया बेटा, इस तरह वेट जो है वो बर्तानिया से आने के बाद यहाँ पर आके हमारे माहौल में एडजस्ट होना पड़ा उसको, और उसको एडजस्ट होने के बाद हमने अपने हिसाब से क्या किया, बनाया। इंपोर्ट तो हमने वहां से कर लिया, लेकिन हमने बोला चल नहीं पाएगा वरना यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ इम्पोर्टेड है बेटा, सिर्फ हम ही इधर के हैं लोकल बस, ठीक है। अच्छा, तो अब बात क्या हुई, कि अब इसको सिस्टम के मुताबिक क्या करना है, फिट करना है। तो लिहाजा इस आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का मतलब ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करेंगे, हर ट्रांजैक्शन हुकूमत की नॉलेज में आएगी। जब हर ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्स पर्पस के लिए हुकूमत की नॉलेज में आएगी तो फिर बंदा इनकम टैक्स के लिए फंस सकता है, ठीक है। क्योंकि वही सेल करके तो आप क्या करेंगे, अपना इनकम टैक्स भी तो आपका उसी सेल के थ्रू आ रहा है जिस सेल्स पर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल अब बताने का मतलब आपको यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, पाकिस्तान के हिसाब से अरेंज किया गया। तो ये जो जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे गौर कीजिएगा, इन वैट सिस्टम every person in supply chain is supposed to be registered person, but it is very difficult in Pakistan due to certain problems. For example, chips manufacturer may be a company, for example Lay's, for which registration, record keeping, input output adjustment are not big issue. एक चिप्स बनाने वाला लेस कंपनी भी हो सकता है जिसके पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद है, उसके पास टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग मौजूद हैं, उसके लिए ये सिस्टम फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो इनवॉइस इशू करेंगे, आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, वो इनपुट टैक्स कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये जो गली मोहल्लों में निमको की दुकान खुली हुई है, बेकरी वाले हैं, ये भी तो चिप्स बेच रहे हैं, कोई फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है कहीं खड़े खड़े, तो क्या जब ये आपको ये चीजें बेचते हैं तो कोई सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज करते हैं लोग? ऑब्वियसली नहीं करते। क्या करते हैं? जवाब चाहिए आप सब। नहीं करते ना, भाई गली मोहल्ले वाले कहाँ करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, बट अ चिप्स मैन्युफैक्चरर मे बी एन इंडिविजुअल, कोई इंफरादी शख्स होता है, रनिंग अ स्मॉल बेकरी हु कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई ऑल सच लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी एक चिप्स मैन्युफैक्चरर जो है वो एक स्मॉल कंपनी हो सकती है जो कि इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे। उसके लिए उसको समझ नहीं आएगा यार ये क्या आउटपुट टैक्स किस बला का नाम है, इनपुट टैक्स क्या है, हमें तो कुछ नहीं पता ऐसी कोई चीज। ये सेल्स टैक्स चार्ज करो, फिर इनपुट टैक्स क्लेम करो, फिर इनको डिफरेंस का करवा दो, जमा करवा दो। बोला इतनी झंझट में कौन पड़ेगा, बोला हम तो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो लोगों को ये एक्सेप्ट करवाना कि ये सेल्स टैक्स जो है वो इस सिस्टम के तहत वो रजिस्टर्ड होता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों की, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे लोगों की ट्रेनिंग की क्या है जरूरत है, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे लोगों की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। ताकि वो इस आउटपुट और इनपुट टैक्स सिस्टम को समझ सके, ठीक है। स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है सोचें, तो फिर लोगों को क्या होगा, सबसे बड़ी बात है ना। चलिए ओके। तो अब पाकिस्तान में इसके स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया कि लोगों को एग्जाम कर दिया जाए, मतलब कुछ लोगों को माफ कर दिया जाए, उनके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करने की जिम्मेदारी खत्म कर दी जाए। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। माफ करने का मतलब क्या है, एग्जाम्ड कर दिया जाए। यानी उनको कहा जाए कि तुम जब चीज बेचो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा कि आपके गली मोहल्लों में कोई मावे वाली कुल्फी बेचता हो, फॉर एग्जाम्पल मावे वाली कुल्फी, कुल्फा कुल्फा बेचता हो, तो जब आप उससे कुल्फा या कुल्फी खरीदेंगे तो वो तो आपसे सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो मटके वाली कुल्फी बेच रहा है, वो मावे वाली कुल्फी बेच रहा है, तो वो कुल्फा जो आप उससे खरीद रहे हैं वो तो आपसे सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। क्या ख्याल? ना ही उससे कोई पूछ रहा है कि भाई तुम सेल टैक्स चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर वही कुल्फा वॉल्स के रैपर में पैक होकर आ जाए तो उस पर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। आपके गली मोहल्लों में दूध भी बिक रहा है, दही भी बिक रहा है, उस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वही दूध और दही नेस्ले के पैक में बंद होकर आ जाए तो उस पर सेल्स टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा। खान साहब पराठा बेच रहे हैं, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। खान साहब पराठा बेच रहे हैं, कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन लेकिन अगर डॉन कंपनी वही पराठा पैकेट में बंद करके बेच रही है तो सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं बेटा। वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, पाकिस्तान का सिस्टम समझा रहा हूँ। अच्छा, आप घर में खाना पकाने के लिए डिफरेंट किस्म की स्पाइसेस परचेज करते होंगे, लाल मिर्च वगैरह, सो ऑन। अगर वो स्पाइसेस जो है वो आप किसी किराने वाले से खरीद रहे हैं खुली, और वो थैली में आपको बंद करके दे रहा है, वो उस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन वही स्पाइसेस अगर जो है वो शान या नेशनल के डब्बे में बंद होकर आ जाएं तो वही स्पाइसेस सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद मिलेंगे। इन तमाम एग्जांपल्स में एक बात कॉमन है, चीज एक ही है लेकिन बेचने वाले का फर्क है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा। यहाँ पर यहाँ जो चीज बेची जा रही है उसको एग्जाम नहीं किया गया, बेचने वाले को एग्जाम किया गया। यानी अगर पराठा खान साहब बेटे तो खान साहब का बेचना एग्जाम है, खान साहब सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, लॉ कह रहे हैं। अब लॉ में खान साहब नहीं लिखा हुआ, खान साहब मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है जी। कुल्फे वाला कुल्फी बेच रहा है, वो एग्जाम है, कुल्फी एग्जाम नहीं है। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट इज नॉट एग्जाम। प्रोडक्ट है पराठा, प्रोडक्ट है कुल्फी, प्रोडक्ट है स्पाइसेस। ठीक है, ये प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है। लेकिन जहां पर प्रोडक्ट बेचने वाला एग्जाम हो तो फिर वो सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो अगर प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, कंपनी बेच रही है, तो उसको तो उसी प्रोडक्ट को बेचते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। पान वाला पान बेच रहा है, पान वाला पान बना के बेचता है, कोई सेल टैक्स चार्ज करता है? आंसर इज नो। पान वाला पान बेचता है, कोई सेल टैक्स चार्ज करता है? आंसर इज नो।
लेकिन फर्ज करें आज से नेस्ले का पान आना शुरू हो जाए, जैसे नेस्ले का योगर्ट आना शुरू हो गया, नेस्ले कंपनी अपना पान बेचना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा? नेस्ले कंपनी पान बेचना शुरू कर दे, क्या होगा बेटा? सेल्स टैक्स चार्ज होगा। बस जबरदस्त। क्यों? क्योंकि पान बतौर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं है। तो जहां प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट ना हो, जहां प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट ना हो, वहां आपको ये देखना है कि क्या बेचने वाला एग्जेम्प्ट है या नहीं। अगर बेचने वाला एग्जेम्प्ट है तो वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा, और अगर बेचने वाला एग्जेम्प्ट नहीं है वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है। कुछ केसेस में, कुछ केसेस बड़े स्पेशल होते हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगे, कि जहां प्रोडक्ट भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, बेचने वाला भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, खरीदने वाला एग्जेम्प्ट होता है। खरीदने वाले के पास ये होता है कि भाई मुझे लॉ ने एक प्रिविलेज दिया है कि मुझसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा भाई, खत्म बात। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि जो चीज मैं बेच रहा हूँ, तीन बातें सोचनी है हमेशा सेल्स टैक्स चार्ज करते वक्त। क्या जो चीज मैं बेच रहा हूँ क्या वो एग्जेम्प्ट है? अगर प्रोडक्ट ही एग्जेम्प्ट हो जाए आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो ये मत सोचो कौन बेच रहा है, फिर चाहे वो कंपनी बेचे, चाहे एओपी बेचे, चाहे इंडिविजुअल बेचे, प्रोडक्ट इज एग्जेम्प्ट, उस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। जवाब नहीं मिल रहा बेटा। पहला स्टेप, सेल्स टैक्स चार्ज करने से पहले सोचना है। क्या सोचना है? क्या प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है? अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर ना बेचने वाले को देखना है ना खरीदने वाले को देखना है। क्लियर? स्टेप नंबर 2, क्या प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं है? जवाब यस, प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं है। प्रोडक्ट है पराठा, प्रोडक्ट है पान, प्रोडक्ट है कुल्फा, आइसक्रीम, चिप्स, ठीक है जी, स्पाइसेस। तो फिर आप देखें कि बेच कौन रहा है। अगर कौन बेच रहा है, वो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है जिसको कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दिया लॉ ने, फॉर एग्जांपल खान साहब, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है जिसको लॉ ने कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दिया, अगर वो बेच रहा है तो फिर उसका बेचना एग्जेम्प्ट है, प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं। यानी अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, जब वो गुड्स बेचेगी तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। इस बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और ऑलरेडी दे भी चुका हूँ। सेलर को कोई नुकसान नहीं,